बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फाइनल ईयर एमबीबीएस के सब्जेक्ट का ओवरव्यू लिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। फाइनल ईयर एमबीबीएस गाइडलाइंस एंड मिसलिनियस वाली प्लेलिस्ट के अंदर होगा। अब इस वीडियो में आपको बताने वाला होगा कि किस तरीके से आपने फाइनल ईयर एमबीबीएस को टैकल करना है। अब ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, ये तकरीबन फाइनल ईयर के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये आप फोर्थ ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन फाइनल ईयर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फाइनल ईयर का सिलेबस रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा बहुत सिलेबस होता है। एनाटॉमी की एग्जांपल दे दो कि फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स हो गया, लेकिन सेकंड ईयर के अंदर पूरी की पूरी बॉडी की एनाटॉमी आ गई थी, ऑलमोस्ट हेड एंड नेक की, एब्डोमेन, पेल्विस की। तो जिस तरह सेकंड ईयर का सिलेबस फर्स्ट ईयर से डबल होता है, इसी तरह फाइनल ईयर का सिलेबस होता है ये फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर कंबाइंड सिलेबस से भी डबल होता है। तो आपने किस तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। जो पढ़ने की जो स्टेप्स है ना, वो तकरीबन तकरीबन सेम होते हैं। सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक पढ़ना है, तो टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड आपने पास्ट पेपर्स को देखना होता है, ठीक हो गया, ओके। अब क्यों? क्योंकि पास्ट पेपर जब आप ओपन करोगे ना, तो पास्ट पेपर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आ जाएंगे, ओके। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगी ना, कि आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक में से सिर्फ इसके रिस्क फैक्टर आएगा। फॉर एग्जांपल सीओपीडी का ट्रिगर्स आते हैं, सीओपीडी का ट्रीटमेंट मैनेजमेंट स्टेप्स आ जाती है। तो आपको पता लग जाएगा कि आपने पैथोफिजियोलॉजी या दूसरी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़नी, बल्कि आपने मैनेजमेंट अच्छे से पढ़नी होती है। बाकी दूसरे टॉपिक को आपने रीड करना होता है, लेकिन जिस टॉपिक से एमसीक्यू या एससीक्यू आ रहे हैं वो आपने अच्छे तरीके से करना होता है, क्योंकि पास पेपर से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लग जाते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता लग गया कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में सीओपीडी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है। फिर आपने क्या पढ़ना, आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी होती है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी से रिलेटेड कि एस्थमा में ये चीज़ क्यों होती है, कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल क्लियर रखने हैं कि एस्थमा के अंदर वीजिंग क्यों होती है। क्या ये वीजिंग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में हो सकती है, क्या ये किसी और डिजीज में हो सकती है। यानी आपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट बनाने हैं। और ख़ास तौर पर कोशिश ये करना है कि किसी एक डिजीज़ के अंदर एक डिफरेंशिएटिंग फीचर हो, और वो डिफरेंशिएटिंग फीचर आपके क्वेश्चन पेपर में बार बार आ रहा हूँ, आपने उसको तलाश करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर एस्थमा में फैमिली हिस्ट्री है, तो फैमिली हिस्ट्री को नोट कर लो कि अगर एलर्जिक डर्मेटाइटिस की हिस्ट्री है, तब आपने ये नोट करना होता है। तो आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, और हर डिजीज़ से आपने वो हर डिजीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रास्टिंग या डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं, आपने उसको नोट करना होता है, क्लियर। तो ये दूसरा स्टेप तो कॉन्सेप्चुअल हो गया, ओके। नंबर 3 आपने क्या करना होता है, आपने शॉर्ट लिस्टिंग भी कर ली कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी भी कर लिया। तो तीसरा आपने करना होता है वो स्मार्ट स्टडी है। स्मार्ट स्टडी वंस अगेन पास पेपर बेस्ड स्टडी मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक होती है हार्ड स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी इज मच मच ग्रेटर देन द हार्ड स्टडी, ओके। तो जो हार्ड स्टडी है ना, कि आप 24 घंटे बैठ के पढ़ो पूरे दिन में, वैसे दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अगर आप 4 घंटे भी अच्छे तरीके से स्मार्टली पढ़ लोगे ना, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। वन सेकेंड स्मार्ट स्टडी है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लाइक आपने उसको पहले स्टार्ट करना है, फिर आपने लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाना होता है, और पास पेपर को आपने ज़रूर देखना होता है, और जैसे कोई गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना होता है, प्रॉपर मार्किंग करनी होती है। नंबर 4 स्टेप्स है कि आपने वार्ड्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर वार्ड के अंदर आपने स्किप कर दिया तो आप बहुत सारी क्लिनिकल नॉलेज से महरूम रह जाओगे। फॉर एग्जांपल वार्ड में गए हो, तो आपको पेशेंट मिला है, पेशेंट को एक स्पेसिफिक डिजीज़ है, तो उससे हिस्ट्री लो, उसका एग्जामिन करो, और जो पॉइंट्स आपको पेशेंट से मिल रहे हैं वो आपने कंपेयर करने हैं मेडिसन की बुक से। इससे आपकी क्लिनिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, और आपने मेथड्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है पेशेंट के ऊपर, क्योंकि आपका शॉर्ट केस और लॉन्ग केस इसी तरीके से आपके फुलफिल हो गए, ओके, क्लियर। इस तरीके से आपने करनी है, तो वर्ड्स को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता। लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने प्रॉपर एक टाइम टेबल बना के पढ़ना होता है, लाइक इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक मैंने पढ़ना होता है, ओके। और कोशिश करो कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, खासतौर पर दूसरे लोगों को, दूसरे लोग अगर डिप्रेशन मारते हैं, ओके, फजूल फजूल बातें करते हो, तो उनसे दूर रहो। प्रॉपर टाइम टेबल बना के प्रॉपर डिस्टेंसिंग यानी सोशल डिस्टेंसिंग करना है ऐसे लोगों से जिनसे आपको डिप्रेशन या स्ट्रेस होता है। अगर मुझसे भी होता है तो मुझसे भी दूर रह जाओ। तो ये प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होता है। तो ये चंद मोटे मोटे स्टेप्स होते हैं, अगर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे तो फाइनल ईयर एमबीबीएस के हर एमबीबीएस को क्लियर कर लोगे, एमबीबीएस के हर एग्जाम को क्लियर कर लोगे आराम से। बस ये छोटी मोटी टिप्स और ट्रिक्स होती है जो हर साल में शेयर करता रहता हूँ। इन्हीं टॉपिक पे अमल करोगे ना, इन्हीं टॉपिक्स नहीं, इन्हीं ट्रिक्स को अमल करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। तो बस यही बताना था इस वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।